दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर कहानी है। और आज की जो स्टोरी है इसमें आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द पॉइजनस लेक। क्या मतलब हुआ दोस्तों? पॉइजन का मतलब होता है जहर, और ये जो वर्ड है ये पॉइजनस, ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है जहरीला या कह सकते हैं विषैला। द पॉइजनस लेक, और लेक का मतलब होता है झील। द पॉइजनस लेक मतलब कि जहरीली झील। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई भी नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once upon a time there was a village in अनंतपुर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यही कारण है कि कई लोग इसको नो एक्शन सेंटेंस भी कहते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज अ विलेज इन अनंतपुर, मतलब एक समय की बात है, अनंतपुर में एक गांव था। देयर वॉज ए विलेज इन अनंतपुर। अ वेरी बिग लेक आनंदम वॉज देयर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दैट विलेज। और दोस्तों, ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। इस वाक्य में भी कोई वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है सरहद या कह सकते हैं सीमा। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? अ वेरी बिग लेक मतलब एक बहुत बड़ी झील, उसका नाम क्या था? आनंदम वॉज देयर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दैट विलेज, मतलब उस गांव की सरहद पर एक बहुत बड़ी आनंदम नाम की झील थी। द लेक वॉज ऑलवेज फिल्ड विद फ्रेश क्लियर वाटर। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, इसमें कोई वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। और ये जो फील्ड है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। FILL फिल का मतलब होता है भरना, सेकंड फॉर्म फील्ड और थर्ड भी फील्ड। तो ये फिल की थर्ड फॉर्म है। उसके अलावा ये एडजेक्टिव भी है और जिसका मतलब होता है भरा हुआ। तो यहाँ पर इस शब्द को एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? द लेक वॉज ऑलवेज फिल्ड विद फ्रेश क्लियर वाटर, मतलब कि जो झील थी वो हमेशा ताज़े और साफ़ पानी से, क्लियर वाटर मतलब एकदम साफ़ पानी से भरी रहती थी। द वाटर ऑफ दैट लेक वॉज वेरी पॉइजनस। और दोस्तों, ये भी हमारा सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। जैसा मैंने आपको बताया कि सिंपल पास्ट में या सिंपल प्रेजेंट में हम वाक्य बनाएंगे तो वर्ब का प्रयोग नहीं करते, सिर्फ वहाँ हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ होता है, जैसा यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया और साथ में एडजेक्टिव को लिया गया है। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, पॉइजनस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जहरीला। तो क्या अर्थ हुआ? द वाटर ऑफ दैट लेक वॉज वेरी पॉइजनस, मतलब उस झील का पानी बहुत जहरीला था। Whoever drank it or bathed in it either died or became unconscious। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें, जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद जब आप वर्ब लगाएंगे तो आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। ड्रिंक का मतलब होता है पीना, सेकंड फॉर्म में ड्रैंक। तो क्या अर्थ हुआ? Whoever drank it मतलब जिसने भी उसे पिया, और bathed in it और जिसने भी उसमें स्नान किया, either died या तो उसकी मृत्यु हो गई, और became unconscious। दोस्तों, अनकॉन्शियस एडजेक्टिव है और यहाँ एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है।
तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप कोई एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं तो आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का वहाँ पर यूज़ करना होता है, क्योंकि आप कभी भी किसी भी एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर सकते और आप डायरेक्टली उसको वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो एडजेक्टिव है वो उसमें किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं होता। तो उस एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का वहाँ पर यूज़ करना होता है, इस बात को आप याद रखें। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में बिकम का प्रयोग किया गया है। तो बिकम कॉन्शियस को आप नोट कर लीजिए। बिकम कॉन्शियस, बिकम अनकॉन्शियस का मतलब, अनकॉन्शियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेहोश। बिकम अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम को लगाया गया है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? हुएवर ड्रैंक इट, जिसने भी उसे पिया, और बाथड इन इट, और जिसने भी उसमें स्नान किया, आइदर डाइड, या तो उसकी मृत्यु हो गई, और बिकेम अनकॉन्शियस, या वो बेहोश हो गया। नो विलेजर यूज्ड टू विजिट दैट लेक। और दोस्तों इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी भी आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप पास्ट की किसी आदत को या कंसिस्टेंसी को दिखाना चाहते हैं तो वहाँ यूज टू का प्रयोग करते हैं और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। विजिट का मतलब होता है जानना। तो क्या अर्थ हुआ? नो विलेजर, विलेजर मतलब होता है ग्रामीण, कोई भी ग्रामीण, यूज टू विजिट दैट लेक मतलब कोई भी ग्रामीण उस लेक पर, उस झील पर नहीं जाता था। It was believed that the lake was cursed। और दोस्तों ये देखिए, ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। बिलीव का मतलब यकीन करना, मानना, भरोसा करना होता है, और ये थर्ड फॉर्म में बिलीव्ड। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? इट वॉज बिलीव्ड मतलब कि ऐसा माना जाता था, ऐसा विश्वास किया जाता था कि द लेक वॉज कर्स्ड। दोस्तों कर्स्ड एडजेक्टिव है और जिसका मतलब होता है शापित, और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। और ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? इट वॉज बिलीव्ड दैट द लेक वॉज कर्स्ड मतलब ऐसा माना जाता था कि जो लेक थी, झील थी, वो शापित थी। चलिए आगे देखिए। बट लेकिन दोज हु केम टू द विलेज फॉर द फर्स्ट टाइम डिड नॉट नो अबाउट द पॉइजनस वाटर ऑफ द लेक। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब आप किसी का रेफरेंस देते हैं तो वहाँ पर हमें हु का यूज़ करना होता है। तो और ये जो दोज है दोस्तों, ये जो दोज है ये दैट का प्लूरल है। दैट का यदि कोई सिंगल है तो वहाँ दैट का यूज़ होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? बट लेकिन दोज हु केम टू द विलेज फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन वो लोग जो पहली बार गांव आते थे, डिड नॉट नो वो नहीं जानते थे, अबाउट द पॉइजनस वाटर वो जहरीले पानी के बारे में नहीं जानते थे, ऑफ द लेक झील के। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि लेकिन जो लोग पहली बार गांव आते थे वो झील के जहरीले पानी के बारे में नहीं जानते थे। और दोस्तों यहाँ डिड नॉट का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। आगे देखिए, इफ़ दे टच्ड द वाटर यदि वो पानी को छूते, दे फेल सीरियसली इल। और दोस्तों फॉल इल का मतलब होता है बीमार पड़ना, सेकंड फॉर्म में फेल सीरियसली इल। यहाँ पर भी एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए फॉल का प्रयोग किया गया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? इफ़ दे टच्ड द वाटर दे फेल सीरियसली इल, यदि वो पानी को छूते वो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते। चलिए आगे देखिए। सराउंडेड बाय दैट लेक वॉज अ डेंस फॉरेस्ट थ्रू विच देयर वॉज अ वे टू रीच द विलेज। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों सराउंडेड भी एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर लीजिए। सराउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ, और इस सराउंड को आप वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। सराउंड मतलब घेरना, सेकंड फॉर्म में सराउंडेड। उसके अलावा ये एडजेक्टिव भी है, तो यहाँ पर इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? सराउंडेड बाय दैट लेक वॉज अ डेंस फॉरेस्ट मतलब उस झील के आसपास से घिरा हुआ एक घना जंगल था, थ्रू विच जिसके माध्यम से, देयर वॉज ए वे एक रास्ता था, टू रीच द विलेज गाँव पहुँचने का एक रास्ता था।
5 डेकोइड्स लिव्ड इन दैट फॉरेस्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, निवास करना, सेकंड फॉर्म में लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? 5 डेकोइड्स लिव्ड इन दैट फॉरेस्ट, मतलब कि उस जंगल में 5 डाकू रहते थे। द क्लेवर डेकोइड्स यूज्ड टू किल एंड रॉब एनी ट्रैवलर हु पास्ड थ्रू दैट फॉरेस्ट। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों क्लेवर एडजेक्टिव है। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। द क्लेवर डेकोइट्स मतलब ये जो चालाक डाकू थे। यूज्ड टू किल एंड रॉब, दोस्तों यहाँ भी यूज टू का प्रयोग किया गया, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था। पास्ट की किसी भी कंसिस्टेंसी को, आदत को दर्शाने के लिए यूज टू का यूज़ करते हैं, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ कि ये जो चालाक डाकू थे, यूज टू किल मतलब वो मार दिया करते थे, एंड रॉब और लूटा करते थे, एनी ट्रैवलर किसी भी यात्री को, हु पास्ड थ्रू दैट फॉरेस्ट जो उस जंगल से होकर गुजरता था। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वो जो चालाक डाकू थे वो मार देते थे और लूट लिया करते थे किसी भी यात्री को जो वहाँ से होकर गुजरता था। वन डे एक दिन, आ डेकोइट हर्ड अबाउट द पॉइजनस लेक। दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, HEAR। हियर का मतलब सुनना और ये सेकंड फॉर्म है हर्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, आ डेकोइट हर्ड अबाउट द पॉइजनस लेक, एक दिन एक डाकू ने जहरीली झील के बारे में सुना। ही टोल्ड इट टू हिज फेलो डेकोइट्स। और फेलो का मतलब होता है साथी, फेलो डेकोइट मतलब साथी डकैतों को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही टोल्ड इट, उसने इस बारे में बताया, टू हिज फेलो डेकोइट्स मतलब उसने अपने साथी डाकुओं को इस बारे में बताया। चलिए आगे देखिए। हियरिंग द न्यूज़, हियर का मतलब होता है दोस्तों सुनना, और ये फोर्थ फॉर्म है हियरिंग द न्यूज़ मतलब इस खबर को सुनकर द चीफ ऑफ द डेकोइट्स गॉट एन इविल आइडिया। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। गेट का मतलब मिलना, प्राप्त होना, सेकंड फॉर्म में गॉट। और दोस्तों तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? हियरिंग द न्यूज़, इस खबर को सुनकर, द चीफ ऑफ द डेकोइट्स गॉट एन इविल आइडिया मतलब जो चीफ था, जो डाकुओं का मुखिया था, गॉट एन इविल आइडिया, उसे एक बुरा जो आइडिया था, जो बुरा जो एक विचार था वो सूझा। ही सेड, उसने कहा, टिल नाउ मतलब कि अब तक, वी हैव यूज्ड गन्स एंड नाइव्स टू किल पीपल। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों इस वाक्य में देखिए हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाना जहाँ पर हम ये शो करते हैं कि किसी क्रिया में कोई क्रिया पूरी हो चुकी है। तो ऐसी जगहों में हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो हमें हैव का यूज़ करना होगा। और यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो हमें हैज़ का यूज़ वहाँ पे करना होता है। तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट जो है वी के साथ हैव का यूज़ किया गया है और थर्ड फॉर्म लगाई गई है। तो उसने क्या कहा कि टिल नाउ मतलब कि अब तक, वी हैव यूज्ड गन्स एंड नाइव्स टू किल पीपल मतलब अब तक हमने लोगों को मारने के लिए, टू किल पीपल मतलब लोगों को मारने के लिए बंदूकों का और चाकुओं का इस्तेमाल किया है। बट नाउ लेकिन अब, एनीवन जो भी, हु कम्स हेयर जो भी यहाँ आता है, वी वुड गाइड हिम हम उसे गाइड करेंगे। गाइड का मतलब होता है किसी का मार्गदर्शन करना। हम उसका मार्गदर्शन करेंगे मतलब हम उसे रास्ता दिखाएंगे। टू द पॉइजनस लेक मतलब हम उसे जहरीली झील की तरफ उसका मार्गदर्शन करेंगे। ही विल हिमसेल्फ डाई वह अपने आप मर जाएगा। बाय टचिंग द वाटर तो उसने आगे क्या कहा? ही विल हिमसेल्फ डाई बाय टचिंग द वाटर मतलब वह उसकी मृत्यु अपने आप हो जाएगी, वह खुद मर जाएगा बाय टचिंग द वाटर पानी को छू के। एंड वी वुड रॉब दैम और हम उनको लूट लेंगे। विदाउट बीइंग कॉट बिना विदाउट बीइंग कॉट मतलब बिना पकड़े गए या बिना पकड़ाए हम उनको लूट लेंगे। सी देखो,
गॉड हैज़ हेल्प्ड अस सो मच। और दोस्तों यहाँ भी हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और ये जो हमारा सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो है गॉड, जो कि एक सिंगुलर नाउन है। तो जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वहाँ पर हमें हैज़ का यूज़ करना होता है। तो उसने आगे क्या कहा, सी देखो, गॉड हैज़ हेल्प्ड अस सो मच, ईश्वर ने हमारी इतनी अधिक मदद की है। चलिए आगे देखिए। All the dacoits agreed to the plan and started looting the travelers in that way। और दोस्तों अग्री का मतलब होता है सहमत होना, सेकंड फॉर्म में अग्रीड। तो क्या अर्थ हुआ, ऑल द dacoits agreed to the plan, मतलब सभी जो डाकू थे वो इस प्लान पर, इस योजना से सहमत हो गए। एंड स्टार्टेड लूटिंग। और दोस्तों इस वाक्य में स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर लीजिए। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां वाक्य की टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आएंगे तो स्टार्टेड का यूज़ कर आप कर सकते हैं। स्टार्टेड के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वाक्य बनाते हैं, वह खेलने लगा, तो इसका क्या होगा, ही स्टार्टेड प्लेइंग। तो स्टार्टेड के बाद आपको फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला, ऑल द dacoits agreed टू द प्लान, मतलब सारे डाकू इस योजना से सहमत हो गए। एंड स्टार्टेड लूटिंग द ट्रैवलर्स इन दैट वे, और इस तरीके से, ट्रैवलर्स का मतलब यात्रियों को, इस तरीके से, इन दैट वे मतलब इस तरीके से वो ट्रैवलर्स को, यात्रियों को लूटने लगे। चलिए दोस्तों, आज इस कहानी को हम यहीं तक रखते हैं। इसको हमने यहाँ तक पढ़ा है और मैं कोशिश करूँगा कि कल के वीडियो में इसका जो दूसरा पार्ट है उसे कवर कर लेंगे और ये कल स्टोरी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और आपने कुछ सीखा हो और तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों शायद आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि कुछ टाइम से मैं लंबे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे गले में काफ़ी दर्द रहने लगा है, काफ़ी लंबे समय से मैं तब इस प्रॉब्लम को मैं देख रहा हूँ। गले में दर्द होता है तो दोस्तों लंबी वीडियो बनाने में थोड़ी सी समस्या होती है, क्योंकि वॉइस की क्लैरिटी के लिए, अच्छा समझाने के लिए काफ़ी ऊंचे स्वर में बोलना पड़ता है, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा दर्द भरा रहता है अगर मैं इस लंबा वीडियो बनाता हूँ। तो इसलिए दोस्तों काफ़ी टाइम से मैं इस तरह के लंबे वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जैसे ही मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक होती है मैं जो वीडियो है वो थोड़े से लंबे बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ तक बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि सेकंड पार्ट भी आप सुनना चाहें तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।